हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो आज के हम सेशन में डिस्कस करेंगे कि जैब एग्जामिनेशन के लिए कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अभी काफ़ी कम समय बचा है आपके एग्जामिनेशन के लिए। मई में आपका एग्ज़ाम है और आधे से ज़्यादा मार्च तो अभी निकल चुका है। तो क्या अभी भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करके एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगेगा, नींद थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी और फोकस ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो हमारे पास जैब एग्जामिनेशन में 4 कंपोनेंट्स हैं। तो उन चारों कंपोनेंट्स में से आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करेंगे। और ये हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई कैसे करे हैं? हमने प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उन्हें देखा है और उनके बेसिस पे आपको बताएंगे कि इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि देखो, अभी अगर आप वो चारों जो बुक्स हैं मैकमिलन की, उनको अगर हम पढ़ने बैठ जाते हैं फिर तो आप नहीं कर पाएंगे। फिर तो पूरी बुक्स ही आप पढ़ते रह जाओगे मई तक, जब तक कि आपकी बहुत ही ज़्यादा रीडिंग स्पीड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करेंगे, लेकिन उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर आप तो खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं देन यू कैन गो विद द टॉपिक लिस्ट, लेकिन अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हमारा भी जैब का मास्टर कोर्स है। यहाँ पे 15-15 से 20-20 मिनट की वीडियोस हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं पढ़ने के लिए। और इसके अलावा हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के हमारे पास एमसीक्यूज हैं। 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे हर सब्जेक्ट के आपको। और अभी जैब 75 कोड यूज़ करके आप 75% ऑफ भी अवेल कर सकते हैं। बाकी आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, कुछ लाइव कोर्सेज भी हैं, लाइव क्रैश कोर्सेज भी हैं। उन्हें भी आप ऑप्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो अभी वापस आते हैं अपनी सब्जेक्ट लिस्ट पे। तो देखिए, सबसे पहले आईएफएस की बात करेंगे। और ये कंपैरेटिवली नया कंपोनेंट है जब हम बाकी सब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं। तो आईएफएस में आपको बहुत सारा डेटा पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे 4 मॉड्यूल हैं, ए बी सी एंड डी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है डी। तो डी के जो टॉपिक्स हैं वो तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो एक्स्ट्रा टाइम मॉड्यूल डी को हमने देना है। तो सबसे पहले अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, मॉड्यूल ए है इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर। तो इसमें अगर हम चैप्टर 1 की बात करें, एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो हमने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं इंडियन इकोनॉमी के। वर्ल्ड बैंक ने जो क्लासिफिकेशन दी है वो देखनी है। 2008 से तक कैसी ग्रोथ थी, आफ्टर 2008 कैसा ग्रोथ है इंडिया में, और हिंदू ग्रोथ रेट क्या होता है, उसे क्यों बोलते हैं हिंदू ग्रोथ रेट, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, उनका क्या रोल है। और सनराइज सेक्टर कौन से हैं इंडियन इकोनॉमी के, ये आपको देखना है। जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से नीति आयोग की एक स्ट्रैटेजी है, इंडिया एट 75, जिसमें इंडिया की आज़ादी के 75 ईयर्स होने के बाद हमें किन एरियाज पे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ तक हमने कितना अचीव किया है डेवलपमेंट में, उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई इन इंडिया, इसमें आपको जो प्रायोरिटी सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, एमएसएमईज है, वीकर सेक्शंस है, उनके बारे में आपको पढ़ना है कि कौन से वीकर सेक्शंस हैं, प्रायोरिटी सेक्टर के क्या टारगेट्स है। ये आपको पीपीबी में भी मिल जाएगा। तो थोड़ा बहुत यहाँ से पढ़ लो, थोड़ा पीपीबी में, कुछ कुछ क्लैश करता है ना। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, एनर्जी, पावर, ट्रांसपोर्ट, रेल, रोड, सिविल एविएशन, उसके बारे में पढ़ना है। ग्लोबलाइजेशन में आपको डी ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर चैप्टर नंबर 7 पे चले, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंशियल सेक्टर में नरसिम्हा कमेटी की क्या रिकमेंडेशंस थी। नरसिम्हा कमेटी 1 बैठी है बैंकिंग सेक्टर के लिए, नरसिम्हा कमेटी 2 है, तो उनकी रिकमेंडेशंस को आपको थोड़ा सा देख लेना है। फिर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वाला जो ए चैप्टर है उसमें एफडीआई क्या होता है, एफआईआई क्या होता है, उनमें रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं। तो जो ये वाला आपका चैप्टर है, या ये जो इवन सब्जेक्ट भी है, इसमें आपको कुछ कुछ फिगर्स भी याद करने पड़ेंगे। तो क्रैमिंग का इसमें काफ़ी पार्ट आ जाता है। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट क्या मीनिंग होता है, ये पढ़ेंगे आप। फिर अगर हम चैप्टर नंबर 9 की बात करें, सारे के सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दिए हैं आपको सारे पढ़ने हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम क्लाइमेट चेंज वाले चैप्टर की बात करें, ग्लोबल इश्यूज क्या हैं, उनको लेके क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, और क्लाइमेट चेंज को लेके क्या इनिशिएटिव्स हैं, सीआर एक्टिविटीज़ क्या हैं। ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये आपको पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, पिक एंड चूज करने हैं ये वाले टॉपिक्स। ओके। उसके बाद अगर हम मॉड्यूल बी की तरफ आए, तो यहाँ पे काफ़ी ना समझने वाली चीज़ें हैं। अगर आपका इकोनॉमिक्स का वाला बैकग्राउंड है, अगर आपका इकोनॉमिक्स का या कॉमर्स का बैकग्राउंड है, तो ये वाला जो मॉड्यूल है इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने पढ़ रखी हैं। तो इट विल बी जस्ट अ रिवीजन ऑफ योर स्कूल और कॉलेज कोर्स वर्क। तो यहाँ पे
बेसिक डेफिनेशंस जो हैं वो आपको पढ़नी है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। टाइप ऑफ इकोनॉमीज आप थोड़ा देख सकते हैं। और सप्लाई एंड डिमांड में डिमांड कर्व क्या होता है एंड व्हाट आर द फोर्सेस बिहाइंड द डिमांड कर्व, इतना आपको पढ़ना है। मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई, मनी मल्टीप्लायर, वेलोसिटी, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, सीपीआई कंज्यूमर इंडेक्स है जो, और डब्ल्यूपीआई है, जीडीपी है और डिफ्लेटर है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जीडीपी, डिफ्लेटर, इनके बारे में आपको पढ़ना है कैसे कैलकुलेट किया जाता है। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में जो केन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपको ज़रूर पढ़नी है। केन्स ने क्या बोला, क्या हम समझते हैं उसकी बातों से, ये हमें पूरा समझना है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 16 में जो बिजनेस साइकिल होता है, बिजनेस साइकिल में कभी डिप्रेशन आता है, कभी बूम आता है, तो वो आपको यहाँ पे बिजनेस साइकिल पे आपको मेनली फोकस करना है। तो आपको बिल्कुल यही करना है कि चैप्टर खोला, ये वाला टॉपिक पढ़ा, अगले चैप्टर पे मूव करो। टाइम कम है तो इस तरीके से हमने टाइम देना है। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है, जितना हो सके इस चैप्टर को पढ़ना है, पूरा पढ़ने की कोशिश करना। चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 18 यूटिलिटी के क्या फायदे, यूटिलिटी क्या है जीडीपी की, और जीडीपी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, उतना ही आपको करना है। और यूनियन बजट में बजट के बेसिक्स क्या हैं और रिसीट्स। तो देखो इस साल का जो बजट है ना वो तो इंटरिम बजट है, तो उस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, करंट पे जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। ओके, उसके बाद इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में आपको बैंक नेशनलाइजेशन पे फोकस करना है। इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर में आपको रीजनल रूरल बैंक्स और एनबीएफसीज पे फोकस करना है। बैंकिंग लॉस के अंदर बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें आपको आरबीआई एक्ट के बेसिक्स देखने हैं। पेड अप कैपिटल के बारे में और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, जो आरबीआई एक्ट के अंडर या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर आरबीआई के पास पावर्स हैं, उनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। तो इस तरीके से आप इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे जाके, आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप कितना ही नोट कर लेंगी, है ना, पॉज कर करके आपको नोट करना पड़ेगा। तो आप ये जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको मॉड्यूल सी में से ये टॉपिक्स जो सिर्फ आइडेंटिफाइड है, सिर्फ इन्हीं को ही पढ़ना है। ओके, देन मॉड्यूल डी है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल फॉर यू। तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो आई विल नॉट स्पेल आउट ऑल दी टॉपिक्स है, लेकिन ये लिस्ट है जो आपको देखनी है। जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स में सिर्फ प्राइस डिस्कवरी पढ़ लो, तो काफी जगह आपको दिखेगा कि अगर आप ये टेबल फॉलो करते हैं तो आपका सिलेबस लिमिट हो जाएगा, आपका सिलेबस जो है लिमिट हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, जहां पॉसिबल हो पूरा चैप्टर पढ़ लो, क्योंकि डी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल फॉर योर आईएफएस। मेजर पेपर जो है मॉड्यूल डी में से आता है। ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट स्कोरिंग में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, वो पढ़ लीजिए। लीज फाइनेंस का मतलब क्या है, हायर परचेज का मतलब क्या है, वेंचर कैपिटल का मतलब क्या है, जो चैप्टर का एटलीस्ट नाम है उसकी डेफिनेशंस आपको यहाँ पे देखनी है। तो ये आपको टेबल फॉलो करना है। आप जाओ आज बुक खोलो अपनी, और बुक में ये सारे टॉपिक्स मार्क कर लो, उन्हीं पे आपको भी फोकस करना है, इधर उधर और जाने की आपको कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, तो मॉड्यूल में ये वाले और 45 चैप्टर्स हैं आपके आईएफएस में, तो ये जो आपको लिस्ट है आपको फॉलो करनी है। जैसे ये प्रधानमंत्री की जो अटल पेंशन योजना है, पीपीएफ एनपीएस क्या होता है, और ये सब आपको यहाँ पे पढ़नी है। जो स्कीम्स हैं उनके आपको बेसिक्स पढ़ने हैं। ये आपको कुछ कुछ पीपीबी में भी देखने को मिलेगा, कुछ आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें क्लैश होती हैं, तो ये यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, तो ये आपको यही टॉपिक्स फॉलो करके कवर करने की कोशिश करनी है। प्रधानमंत्री आई थिंक जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये सब आपको यहाँ से करना है। फिर अगर हम बात करें पीपीबी की, पीपीबी इज द लेंथीएस्ट कंपोनेंट ऑफ ऑल। 55 चैप्टर्स हैं, लगभग 1000 पेज की बुक है। सारा तो पढ़ना नहीं है हमें, उसमें भी हमें फोकस ज्यादा किस पे करना है, मॉड्यूल ए पे और मॉड्यूल बी पे। अगर आप अपनी प्रेपरेशन को 100 घंटे दे रहे हैं तो 75 आवर्स जो हैं आपको मॉड्यूल ए एंड बी को देने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल ए इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप से हर साल क्वेश्चन आता है, तो ये चैप्टर पूरा पढ़ लो। चैप्टर 1 पूरा पढ़ लो। चैप्टर 2 में आपको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और बैंक की रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस जो होती है कि कौन सी रिपोर्ट्स बैंक को, डायरेक्टर एफआईयू को भेजनी है, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब ये थर्ड चैप्टर जो है ना, इसमें केवाईसी हर एक का दिया हुआ है, कंपनी का कैसे होता है,
पार्टनरशिप फर्म का केवाईसी कैसे होता है, इंडिविजुअल का कैसे होता है। तो इंडिविजुअल वाले पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। फिर यहाँ पे जब अकाउंट्स ओपन होते हैं तो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं अकाउंट ओपन करते हुए, इंडिविजुअल के, माइनर के, इलिटरेट के, सबके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, जिन जिन का यहाँ मेंशन्ड है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। बुक तो मेरे 30-40 पेज का चैप्टर होगा ना, लेकिन आपको इतना ही पढ़ना है। फिर ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट में अनक्लेम डिपॉजिट क्या होते हैं, जॉइंट अकाउंट की इंस्ट्रक्शंस और नॉमिनेशन फैसिलिटी, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इतना ही पढ़ना उसमें से। ठीक है, इस तरीके से पूरी लिस्ट है। ये बहुत छोटा चैप्टर है, चैप्टर 7 पूरा पढ़ लेना। फॉरेक्स रेमिटेंस में इनवर्ड और आउटवर्ड रेमिटेंसेस और लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा कवर करना है। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एनआरआई में है कि अगर एनआरआईज को इंडिया में अकाउंट ओपन करने हैं तो वो कौन से ओपन कर सकते हैं, तो ये 4 अकाउंट वो ओपन कर सकते हैं, इनकी आपको बेसिक्स पढ़ने हैं। इनमें जो डेफिनेशंस आगे पीछे दे रखी है अवॉइड देम। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अकाउंट्स, अगर इंडियंस को फॉरेन करेंसी में इंडिया में अकाउंट मेंटेन करने हैं तो वो कौन से मेंटेन कर सकते हैं, ईईएफसी, डायमंड डॉलर अकाउंट, उनकी आपको बेसिक्स पढ़ने हैं। ओके, उसके बाद चैप्टर नंबर 13 एंड 14 स्किप द चैप्टर नंबर 13-14, यू डोंट हैव टाइम फॉर इट, उसमें सिर्फ छोटे मोटे केसेस दिए हैं जो आपके चैप्टर नंबर 12 पढ़ के भी कवर होते हैं। बैंक्स को कहाँ प्रोटेक्शन मिलती है, बैंक्स की कहाँ लाइबिलिटी है, चेक कितने टाइप के होते हैं, क्रॉसिंग कितने टाइप की होती है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। चेक कब डिसऑनर हो जाएगा, तो यहाँ से केस स्टडीज बहुत बनेंगे आपके, इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। एंसिलरी सर्विसेज में डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक और लॉकर फैसिलिटी, इतना ही पढ़ना है। बाकी ये टेलीग्राफिक जो ट्रांसफर होता है, मेल ट्रांसफर, ये तो होता ही नहीं है रियलिटी में, ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज ही नहीं होता, तो वो आपको स्किप कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, कस्टमर सर्विस गाइडलाइंस। ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, इसमें से जितना लिखा है उससे एक चीज एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है आपको, एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है। एटीएम ऑपरेशंस पढ़ना है सिर्फ चैप्टर नंबर 17 में। चैप्टर 18 में सिर्फ आपको टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप और बीसीएसबीआई कोड पढ़ना है। चैप्टर नंबर 19 में से सिर्फ ऑम्बड्समैन का स्कीम पढ़ना है। चैप्टर 20 में से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में से, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में काउंसिल कौन से बनते हैं, कमीशन कौन से बनते हैं, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन और सीसीपीए, इनके बारे में पढ़ना है। और जो आपका आरटीआई है, इसमें पीआईओस क्या होते हैं, अगर आपको आरटीआई में अपील करनी है कहाँ कर सकते हैं, और आरटीआई में पब्लिक अथॉरिटी किसे बोला जाता है, ये आपको पढ़ना है। ओके, तो ये तो आपका सिर्फ अभी हुआ है मॉड्यूल ए। मॉड्यूल बी जो है उसमें से कुछ कुछ जगह से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो देखो न्यूमेरिकल्स स्किप कर दो, टाइम ही नहीं है, फायदा नहीं है 3-4 न्यूमेरिकल के लिए टाइम वेस्ट करना, तो न्यूमेरिकल नहीं करना है हमें। ठीक है, पहले से आता है, पहले से पढ़ रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट स्किप द न्यूमेरिकल्स, अभी हमारे पास टाइम जो है नहीं है, कम है टाइम। तो चैप्टर 22 में से टाइप्स ऑफ बोरोस पढ़ लो और क्रेडिट फैसिलिटीज पढ़ लो कौन सी होती हैं। यहाँ पे इस चैप्टर में से सिर्फ डेफिनेशंस देखो, न्यूमेरिकल पूरा स्किप कर दो। 24 चैप्टर में ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लोन अकाउंट्स पढ़ लो। चैप्टर 25 में से इमूवेबल प्रॉपर्टी एज कोलेटरल देख लो और नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड देख लीजिए। 26 फुल चैप्टर पढ़ना है, लंबा चैप्टर है, टाइम देना पड़ेगा। चैप्टर 27 डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर है, उसे स्किप करना है। एनपीए में भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी दे रखा है, एक्स्ट्रा हमें करना ही नहीं है, हमें मेन मेन चीजों पे फोकस करना है, ज्यादा डिफिकल्ट पे जाना ही नहीं है। उसके बाद ये जो चैप्टर नंबर 29 है ना, इसमें बहुत सारे एक्ट्स हैं। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल क्या होता है, सरफेसी क्या होता है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड क्या है, बेसिक्स पढ़ना है, पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, बेसिक्स पढ़ने हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी छोटा चैप्टर है, पूरा कर लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सिर्फ टाइप्स ऑफ गारंटी पढ़ लो। लेटर ऑफ क्रेडिट में टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, उतना पढ़ लो। एंड डेफर्ड पेमेंट गारंटी 2 पेज का चैप्टर है, इसको इसी चैप्टर के साथ पढ़ना 31 के साथ। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 34, सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स पढ़ो। तो इसी तरीके से जो जो मेंशन है ना उतना ही पढ़ो, उसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश मत करिए क्योंकि टाइम ही नहीं है। ठीक है, टाइम नहीं है, लिमिटेड चीजों पे आपको ध्यान देना है। जो हमारा मॉड्यूल नंबर सी है, इट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर्स और आईटी इन बैंकिंग, बैंकिंग में कंप्यूटराइजेशन जो है वो है। तो अब देखिए यहाँ से चैप्टर 43 गायब है, आप स्किप कर देना। ठीक है, टाइम नहीं है। उसके अलावा एक 46 चैप्टर ऐसा है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको जरूर पढ़ना है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, चैटबॉट, ब्लॉकचेन,
वर्चुअल रियलिटी ये पढ़ना है, टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट, विशिंग क्या होता है, वायरस क्या होता है, मालवेयर क्या होता है, इसमें ट्राई करना डेफिनेशंस पढ़ लो, ठीक है। इसके अलावा एटीएम्स वगैरह तो आप कर ही लोगे, एटीएम क्या होता है, नेशनल जो कलेक्शन हाउसेज हैं ये सब आप कर लेंगे, ठीक है। एनएच क्या है, एनएसीएच क्या है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, वो आप कर लोगे। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज ये सब आप कर लेंगे, आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस, ये आप प्रैक्टिकली यूज करते हैं तो वो उस पर आप ज्यादा फोकस करो। कहीं कुछ ऐसा लग रहा है ना मॉड्यूल सी में कि 4 बार पढ़ लिया समझ नहीं आ रहा, स्किप कर दो, ठीक है, स्किप कर देना उसको। लेकिन बेसिक जो बैंक से रिलेटेड डायरेक्टली डेफिनेशन है वो जरूर कर लेना। और यहाँ पे ये बहुत छोटा चैप्टर है 50th, इसमें भी ई रूपी, फिनटेक, रेगटेक, 2-2 लाइनों की डेफिनेशन है, इनको आपको कर लेना है। फिर अगर हम मॉड्यूल डी की बात करें पीपीबी में, तो मॉड्यूल डी का देखो मैंने यहाँ पे कोई टेबल मेंशन नहीं किया है, मॉड्यूल डी सबसे छोटा है, लेकिन इसमें 51 चैप्टर में जो एनरॉन और सत्यम और एक बैंक की केस स्टडी दी है वो आप जरूर पढ़ लेना। इसके अलावा 51 मॉड्यूल को एक बार बेसिक रीडिंग मार लो, बेसिक रीडिंग कर लो, सब कुछ थोड़ा थोड़ा समझ लो, ताकि एटलीस्ट गांधी की थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप पूछा जाए तो आपको पता हो, ओके। और वैल्यूज एथिक्स क्या होते हैं आपको एक एक 2-2 लाइन में समझ लेना है, काफी इजी रहेगा, स्पेशली जो आपके वर्किंग से रिलेटेड है कि अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन क्या होता है, सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, तो एक रीडिंग मार के उसको खत्म कर देना, एक वीकेंड दे देना मॉड्यूल डी को, बस खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं ना अगर आप, एक वीकेंड दो मॉड्यूल डी को, उससे अलावा इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। और हाँ, हर चैप्टर के पीछे दे रखे हैं एमसीक्यूज, उन एमसीक्यूज को आपको जरूर कवर करना है, खुद से कवर करना चाहें आप कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमारी एक अभ्यास नाम से सीरीज चल रही है फ्री में, तो आप ऑनलाइन जाइए यूट्यूब पे, हर सैटरडे सुबह और शाम, संडे सुबह और शाम हमारी एक क्लास तो अभी कल आ गई है पीपीबी और आईएफएस की, और एक आज सुबह और शाम को आई है, तो सैटरडे को पीपीबी एंड आईएफएस, संडे को आरबीडब्ल्यूएम एएफएम, वो सारे आपके जो बुक्स के क्वेश्चंस हैं वो हम वहां पे करवा रहे हैं, तो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एएफएम पे। एएफएम में न्यूमेरिकल नहीं स्किप कर सकते हैं, पीपीबी में कर सकते हैं, एएफएम में न्यूमेरिकल नहीं स्किप कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल टॉपिक्स आते हैं आपको न्यूमेरिकल्स के, काफी इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। देखो खुद से अगर प्रिपेयर करना है, वेरी गुड, आप यूट्यूब चैनल पे हमारे जाके बहुत सारा फ्री में कंटेंट पड़ा है, उसे यूज करो, ठीक है, उसे आप यूज कर सकते हो, कोर्स लेना ले लो, नहीं लेना है तो यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो एएफएम में चैप्टर 1 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, चैप्टर 2 में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी, चैप्टर 3 ये तो बहुत मतलब जरूरी टॉपिक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आपको जर्नल एंट्री डालनी आ जाए एक बारी कि डेबिट कहाँ होना है, क्रेडिट कहाँ पे होना है, आप इसमें से आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो ये आपको करना ही करना है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में से बेसिक न्यूमेरिकल छोटा सा आ सकता है, टाइप्स ऑफ एरर्स चैप्टर नंबर 5 में से आता है, हर बार आता है, ठीक है, रेक्टिफाई करने के लिए बोलते हैं क्योंकि अकाउंटिंग एंट्री गलत होगी उसको ठीक करो। तो चैप्टर नंबर 3 में डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड होते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, तो वो आपको जरूर करना है। उसके बाद कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, इनकी एग्जांपल्स, क्योंकि पेपर में ऐसे पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल अकाउंट एक्सपेंडिचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड अलग अलग टर्म्स हैं, आपको पता होना चाहिए, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बिल में ड्रॉर कौन है, ड्रॉई कौन है, ये पता होना चाहिए, पेई कौन है। उसके बाद रिकंसिलिएशन ऑफ इंटर ब्रांच ऑफिस एंट्रीज, इसमें इतना ही आपको पढ़ना है। बैंक ऑडिट एंड इंस्पेक्शन, बैंक के ऑडिट के टाइप्स कौन कौन से हैं और जो बैंक के ऑडिटर हैं उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल बी की बात करें, काफी छोटा देखने में तो लग रहा है लेकिन काफी सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं इसमें, जैसे प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। देखो जैसे पीपीबी में काफी कुछ रटने वाला है, आईएफएस में बहुत रटने वाला है, आरबीडब्ल्यू में बहुत रटने वाला है, ये आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग मांगता है जो ये वाला आपका सब्जेक्ट है। आपको एक बार बेसिक रूल समझ आ गया, आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद कंपनीज के टाइप्स, इजी टॉपिक है, करना है। फॉर्म्स ऑफ बैलेंस शीट, ये भी करना है, इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, वो कंपोनेंट्स है कैश फ्लो के, तो पेपर में पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी फाइनेंसिंग की आइटम है, कौन सी ऑपरेटिंग की आइटम है, वो आपको यहाँ पे देखना है,
फिर बैंक के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, वो नॉर्मल कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी फॉलो करना है बैंक वालों को अपार्ट फ्रॉम कंपनीज एक्ट। तो वो फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, और ये काफ़ी इजी है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। फिर हम मॉड्यूल सी की बात करें, ये बिल्कुल नई जगह पे हमें ले जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है इनिशियली, प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क, रिटर्न एंड ट्रेड ऑफ। एक तो आपने सुना होगा कि जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ रिटर्न भी ज़्यादा है, जहाँ रिटर्न कम है वहाँ रिस्क भी कम है। ठीक है, तो रेशोज के बेसिक्स, इसमें से न्यूमेरिकल आ सकता है आपको, बेसिक रेशोज, करंट रेशो होता है, क्विक रेशो होता है, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ये बेसिक्स आपको सिंपल वाली आती है। पिछली बार तो ऐसी थी जैसे जब अपने बैंक का एग्जाम के लिए आप पढ़ते हैं ना, बेसिक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, रेशोज कैलकुलेट करना, बेसिक्स वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एनुटीज और बॉन्ड्स, प्राइस वॉलेटिलिटी, ये सब आपको करना है। टाइप्स ऑफ लीजेस, वर्किंग कैपिटल साइकिल आप पीपीबी में भी करेंगे, और टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, ये थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है। ठीक है, आप फ्री वाली वीडियोस की अगर हेल्प लेना चाहें, जो भी सर ने पढ़ाया है, निशांत सर ने, आपको वहां से हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, फिर टैक्स में ये तो आपने सुने हैं टर्म्स हैं, टीसीएस, टीडीएस, डिडक्शंस, ये आपको करना है। कुछ कुछ आपको आरबीडब्ल्यू में मिल जाएगा ये वाला। ठीक है, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बिल्कुल बेसिक्स पढ़ने हैं, कॉस्टिंग मेथड्स के बेसिक्स पढ़ने हैं, तो ये आपको सब बेसिक बेसिक चीजें पढ़नी है। ठीक है, और यहाँ पे आपके जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं वो ए और सी हैं। जो आपका एएफएम है, इसमें ए और सी मॉड्यूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू बी एंड डी, तो ए एंड सी को बहुत आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, उसके बाद ये आपका तो मॉड्यूल डी था, तो ये वाला हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, पीछे वाला, ये वाला हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल वगैरह भी आ सकते हैं। और इसके बाद हमारे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपका बेस बन जाता है अकाउंटिंग का। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आरबीडब्ल्यूएम की। आरबीडब्ल्यूएम सबसे छोटा कंपोनेंट है, सबसे कम टाइम आपको आरबीडब्ल्यूएम को देना है। ठीक है, पीपीबी को सबसे ज्यादा टाइम चाहिए अगर हम लेंथ वाइज देखें, आईएफएस एंड एएफएम को मिडिल में कुछ टाइम चाहिए, और आरबीडब्ल्यूएम को सबसे कम टाइम चाहिए। कम का मतलब ये नहीं कि इसे इग्नोर कर देना है, कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं 2 दिन पहले मैराथन लगा के कर लेंगे। उतना रिस्क नहीं लेना है, हमें हमें लटकाना नहीं है कि अब हम मई में भी पेपर दें, फिर हम अक्टूबर में एक पेपर लेके बैठे हैं, एंड इट विल बी नॉट गुड कि आरबीडब्ल्यूएम की वजह से आपका रुक गया। तो इसको भी सफिशिएंट टाइम देना है आपको। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मॉड्यूल्स हैं आरबीडब्ल्यूएम में, वो मॉड्यूल बी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएफएस में डी मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, पीपीबी में ए एंड बी मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, एएफएम में ए और सी, और आरबीडब्ल्यूएम में बी और डी मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है। उनके टॉपिक्स जब पढ़ने हैं ज़्यादा समय देना है उसको। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है रिटेल बैंकिंग में बेसिक्स पढ़ लो। देखो जो चैप्टर 1 है ना, वो पूरे सिलेबस का इंट्रोडक्शन है, पूरे सिलेबस का इंट्रोडक्शन है एक तरीके से। ठीक है, तो ये आपको इस सब्जेक्ट का तो आपको यही बोलूंगी कि जितना हो सके पूरा पूरा रीड कर लो, लेकिन जिन चीजों पे ज्यादा आपको ध्यान देना है उनकी लिस्ट ही आपके सामने है। ठीक है, काफी छोटा सिलेबस है, लेकिन आप सोचो ना कि उतनी ही बुक में से हर लाइन में से क्वेश्चन बनेगा ना, फिर तो उस छोटे से सिलेबस में से 100 क्वेश्चन आने हैं। तो यहाँ पे हाईलाइटेड वाले जो हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके, जो हाईलाइटेड वाले टॉपिक्स हैं इन पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना है, इन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। देखो अभी आरटीजीएस, नेफ्ट, ईसीएस, एनएसीएस, ये आप कहाँ पे पढ़ेंगे, आप पीपीबी में पढ़ेंगे। इन्फिनेट आप पीपीबी में पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप पीपीबी में पढ़ लेंगे। ठीक है, सरफेसी एक्ट, डीआरटी, लोक अदालत आप पीपीबी में पढ़ लेंगे। ठीक है, कासा के बेसिक्स आप पीपीबी में पढ़ लेंगे, तो बहुत कुछ रिपीट हो जाएगा, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मॉड्यूल सी है, इसमें भी ये 3 चैप्टर्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। ये बीसीएसबीआई, ये भी आप पीपीबी में पढ़ते हैं। ठीक है, और कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट, ग्रीवेंस रिड्रेसल, ये सब आप पीपीबी में पढ़ेंगे। एटीएम, पॉइंट ऑफ सेल, मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब आप दोबारा से यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसीलिए भी आपको हेल्प हो जाएगी, क्योंकि जब आप सारे पेपर पढ़ लेंगे और आरबीडब्ल्यूएम पे अगर आप एंड में भी आएंगे, तो बहुत कुछ होगा जो आपने बाकी सब्जेक्ट्स में पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो ये एक लिस्ट है डी मॉड्यूल में, आपको ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे।
ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसमें से आते हैं क्वेश्चन, मैंने लास्ट टाइम पेपर दिया है तो आते हैं। ठीक है, तो ये हमारी रिकमेंडेशंस है कि अगर आपने खुद से पढ़ना है, वेरी गुड, अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए, आप हमारा ये मास्टर कोर्स भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो लाइव क्रैश कोर्स है उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। सो अप्रैल में एक नया स्टार्ट हो रहा है, अभी एक कंटिन्यूएशन में चल रहा है अभी, और अगर आप पूरा मास्टर कोर्स लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। किसी एक कंपोनेंट में आपको दिक्कत है, आप सिर्फ एक उस कंपोनेंट का भी कोर्स ले सकते हैं, और जैप 75 कोड यूज करके आप 75% आपको ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप कोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो हमारा बहुत सारा कंटेंट जो है वो यूट्यूब पे आपको फ्री में मिल जाएगा। तो आप ज़रूर, अगर आपको ये वीडियो किसी भी प्रकार से हेल्पफुल लगी है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, यू कैन मेल अस एट hello@edutab.co.in, एंड आप हमें कॉल करके भी, आपको कोई स्ट्रैटेजी में हेल्प चाहिए, किसी सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए, तो आपको हेल्प यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है टेलीग्राम से, और वही सारे टॉपिक्स आपको मार्क भी कर लेने हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।